हेलो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में हमने इनिशिएशन और इलोंगेशन स्टेप को देखा, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के थर्ड स्टेप टर्मिनेशन को देखेंगे। यहाँ पे हम मेनली ई कोलाई पे फोकस करेंगे। ई कोलाई और कई अदर प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। दो रेप्लिकेशन फोक ऑरिजिन से अवे एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और रेप्लिकेशन बबल बनता है। इस रेप्लिकेशन बबल में दो रेप्लिकेशन फोक हैं जो कि ऑरिजिन से दूर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। इस तरह के रेप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो दो रेप्लिकेशन फोक दो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हुए डीएनए के सेम स्ट्रेच पे मिलते हैं, जिसका पोजीशन ऑरिजिन के डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है, जिसके फलस्वरूप रेप्लिकेशन का एंड होता है, यानी कि रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। रेप्लिकेशन फोक फर्दर मूव नहीं करते हैं। इसे हम टर्मिनेशन या एंड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। आइए हम टर्मिनेशन में अकर होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लास्ट स्टेज में दो रेप्लिकेशन फोक टर साइट पे मिलते हैं। टर टस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे टर टस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है या ट्रैप करता है, या हम कह सकते हैं कि इसके फर्दर मूवमेंट को ब्लॉक करता है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले सभी प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस टर साइट को लीव कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलते हैं जो आपस में कैटनेटेड होते हैं। टोपोआइसोमरेज कैटनेशन को रिमूव करता है, यानी कि दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीकैटनेट करता है, जिससे कि दो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है, जिन्हें कि हम डॉटर डीएनए कहते हैं, और फिर डीएनए डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। एक डॉटर सेल में एक डॉटर डीएनए ट्रांसफर होता है। आइए अब हम टर साइट या सीक्वेंस को देखते हैं, जिन्हें हम टर्मिनेशन रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। टर्मिनस रीजन पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है। यह टर्मिनस रीजन कंटेन करता है 200 बेस पेयर सीक्वेंस का मल्टीपल कॉपीज, जिन्हें कि हम टर साइट कहते हैं। ये ऑरिजिन के डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिचुएटेड होते हैं। इनका मेन फंक्शन है रेप्लिकेशन फोक को ट्रैप करना या अरेस्ट करना, यानी कि रेप्लिकेशन का एंड करना या टर्मिनेट करना। ई कोलाई में टर्मिनेटर्स के दो अपोज सब ग्रुप्स होते हैं, जो कि टर्मिनस रीजन के सेंट्रल पोजीशन को फ्लैंक करते हैं। एक सब ग्रुप में टर सी, टर बी, टर एफ, टर जी और टर जे होते हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले फोक को अरेस्ट करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करते हैं। दूसरे सब ग्रुप में टर ए, टर डी, टर ई, टर आई और टर एच होते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करते हैं। सबसे फ्रीक्वेंटली यूज टर साइट है टर सी। ई कोलाई में जो इनर मोस्ट 4 टर साइट्स होते हैं, वे कंस्टिट्यूट करते हैं प्राइमरी फोक ट्रैप, यानी कि ये मेनली यूज होते हैं टर्मिनेटर्स की तरह या टर्मिनेशन में। आउटर टर्मिनेटर्स जो होते हैं वो बैकअप साइट्स होते हैं, यानी कि ये रेयरली यूज होते हैं। टर साइट्स एसिमेट्रिक होते हैं, अर्थात ये एक डायरेक्शन में अप्रोच होने वाले फोक को अरेस्ट करते हैं, बट दूसरे डायरेक्शन से आने वाले फोक के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी कि उन्हें अरेस्ट नहीं करते हैं। आइए हम टस प्रोटीन के बारे में देखते हैं। टस प्रोटीन है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस प्रोटीन। टर
टस प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट होते हैं। हर टर साइट या टर सीक्वेंस से टस प्रोटीन का सिंगल मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं मोनोमर बाइंड करता है। टर टस की बाइंडिंग रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। टर टस कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करते हैं। आइए हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये है ई कोलाई का सर्कुलर डीएनए। यह है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट टर्मिनस रीजन होता है, जिसमें कि मल्टीपल कॉपीज होते हैं 200 बेस पेयर सीक्वेंसेस के, जिन्हें हम टर साइट कहते हैं या टर सीक्वेंस कहते हैं। ये दो सब ग्रुप्स में होते हैं जो टर्मिनस रीजन के सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल रीजन को फ्लैंक करते हैं। एक सब ग्रुप में टर ए, टर डी, टर ई, टर आई और टर एच होते हैं और दूसरे में टर सी, टर बी, टर एफ, टर जी और टर जे होते हैं। अगर हम इस सब ग्रुप की बात करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक के मूवमेंट को अलाउ करता है, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है। वहीं यह सब ग्रुप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक के मूवमेंट को अलाउ करता है। यह होता है इनके डिफरेंट ओरिएंटेशन के वजह से, क्योंकि टर टस कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिक होते हैं। इनका एक परमिसिव फेस होता है जो कि रेप्लिकेशन फोक के मूवमेंट को अलाउ करता है और दूसरा नॉन परमिसिव फेस होता है जो कि रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है, अर्थात इसके मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे टर टस कॉम्प्लेक्स का ये परमिसिव फेस है और यह नॉन परमिसिव फेस है। अगर यहाँ देखें तो ये परमिसिव फेस और ये नॉन परमिसिव फेस है। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो इस सब ग्रुप का ओरिएंटेशन इस तरह का है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक के मूवमेंट को परमिट करता है। वहीं इस सब ग्रुप का ओरिएंटेशन इस तरह का है कि ये सारे नॉन परमिसिव फेस होते हैं, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक को अरेस्ट करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक के मूवमेंट को अलाउ करता है। आइए हम देखें कि कैसे रेप्लिकेशन फोक अरेस्ट होते हैं। यहाँ नंबर 1 में ये कंटिन्यूस एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये ब्रोकन एरो से। कंटिन्यूस एरो का मतलब है कि ये पहले अप्रोच करता है और ब्रोकन एरो मतलब ये रेप्लिकेशन फोक डीलेड है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रेप्लिकेशन फोक परमिसिव फेस से होकर गुजरता है तो ये अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे ये नॉन परमिसिव फेस है, इसलिए इस रेप्लिकेशन फोक का अरेस्ट हो जाता है। तब तक ये डिलेड रेप्लिकेशन फोक भी इस पॉइंट पे पहुंचता है। ये परमिसिव फेस से तो आसानी से मूव कर जाता है, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे ये हॉल्ट कर जाता है, क्योंकि यह रेप्लिकेशन फोक पहले से ही अरेस्टेड है। तो दो रेप्लिकेशन फोक आपस में मिलते हैं तो इस टर ए साइट पे डीएनए के रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। अगर हम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रेप्लिकेशन फोक कंटिन्यूस एरो से दिखाया गया है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रेप्लिकेशन फोक ब्रोकन एरो से दिखाया गया है, मतलब ये इस केस में डीलेड है। तो क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोक परमिसिव फेस से मूव करते हैं, जब ये नॉन परमिसिव फेस से पहुंचता है तो अरेस्ट हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रेप्लिकेशन फोक परमिसिव फेस से अलाउ करता है, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने पे चूँकि ये पहले से ये रेप्लिकेशन फोक अरेस्टेड है तो ये भी हॉल्ट कर जाता है। दो रेप्लिकेशन फोक मिलते हैं, इस तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है इस टर सी साइट पे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाले रेप्लिकेशन फोक के कंपैरिजन में डीलेड होते हैं तो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन टर ए साइट पे होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोक क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोक के कंपैरिजन में डीलेड होते हैं तो रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन टर सी साइट पे होता है। आइए हम फोक ट्रैप मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ पे हम
नॉन परमिसिव फेस पे अप्रोच होने वाले फोक के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलिकेज एंजाइम जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करके 2 सिंगल स्ट्रैंड्स देता है, वो जब टस-स्टर कॉम्प्लेक्स पे पहुंचता है तो डीएनए की अनवाइंडिंग होती है ब्लॉकिंग एंड तक। तो ब्लॉकिंग एंड तक हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड मिलते हैं। तो इस सिंगल स्ट्रैंड में ब्लॉकिंग फेस के पास कंजर्व साइटोसिन रेजिड्यू होता है C6, जो कि टर्न कर जाता है या फ्लिप कर जाता है और टस प्रोटीन के साइटोसिन बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड करता है, जिसकी वजह से टस-स्टर फोक कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो जाता है और रेप्लिकेशन फोक अरेस्ट हो जाता है और इसे हम माउस ट्रैप मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये है टस-स्टर कॉम्प्लेक्स का नॉन परमिसिव फेस, ये है परमिसिव फेस। हेलिकेज एंजाइम जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करता है, जब नॉन परमिसिव फेस पे पहुंचता है तो फिर यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाता है। इस ब्लॉकिंग एंड तक डीएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड मिलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड में कंजर्व साइटोसिन रेजिड्यू होता है जो कि फ्लिप कर जाता है या टर्न अराउंड करके टस प्रोटीन के साइटोसिन बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप टस-स्टर फोक कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो जाता है और फिर हेलिकेज एंजाइम इस नॉन परमिसिव फेस के बियॉन्ड मूव नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक अरेस्ट हो जाता है। जो रेप्लिकेशन फोक इस परमिसिव फेस की डायरेक्शन में मूव करता है वो भी इस पॉइंट पे हॉल्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेप्लिकेशन फोक ऑलरेडी अरेस्टेड है। दोनों रेप्लिकेशन फोक आपस में मिलते हैं और इस पॉइंट पे डीएनए के रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। लेकिन जब हेलिकेज परमिसिव फेस से मूव करता है तो ये इसके बियॉन्ड भी मूव करता है। डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उनमें साइटोसिन बाइंडिंग रेजिड्यू फ्लिप नहीं करते हैं और इस तरह से ये टस प्रोटीन के साइटोसिन बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप टस-स्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज हो जाता है, टस प्रोटीन रिलीज हो जाता है और हेलिकेज इस परमिसिव फेस से मूव करता है और इस तरह से रेप्लिकेशन फोक का मूवमेंट अलाउड होता है, यानी कि रेप्लिकेशन फोक अरेस्ट नहीं होता है या फिर फोक ट्रैप नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर फोक यानी कि रेप्लिकेशन फोक परमिसिव फेस की तरफ अप्रोच करता है तो टस-स्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का डिस्टेबलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फोक अरेस्ट नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के कंप्लीट होने के बाद 2 डुप्लेक्स डीएनए मिलते हैं जो कि आपस में कैटनेटेड होते हैं या फिर नॉटेड होते हैं। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इस कैटनेशन को रिमूव करता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद 2 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलते हैं जो आपस में कैटनेटेड होते हैं या नॉटेड होते हैं। इस कैटनेशन को टोपोआइसोमेरेज एंजाइम रिमूव करता है, जिससे फिर हमें 2 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिल जाता है जो कि 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में मूव करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।